चलिए कोई बात नहीं। तो देखो क्या होता है, कार्बोक्सिल गैस आर्क वेल्डिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस आर्क वेल्डिंग था। तो जब भी हमने सिर्फ जितना देखे थे वो था सिर्फ ये नोज वाला पोर्शन, हम्म, और सारी जो आर्क जो जनरेट हुई थी वो इसी नोज पे हुई थी। यहाँ सॉरी, ये जो नोज वाला जो पोर्शन है इसी में हम क्या कर रहे थे, नोजल यही था और नोजल के एजेस में सीधा आर्क जनरेट कर रहे थे। अब नोजल में देखो, नोजल के अंदर तो हमें दो चीजें लाना है। एक तो लाना है एसिटिलीन गैस लाना है, तो एसिटिलीन का सिलेंडर छोटा सिलेंडर होता है और ऑक्सीजन का सिलेंडर बड़ा होता है हमेशा। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, इस ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर हो जाएगा ब्लैक, और एसिटिलीन सिलेंडर है तो ये हो जाएगा ब्राउन। हाँ, इस इमेज में सिर्फ दो ही चीजें दिखाया है इसमें। ये इमेज इसीलिए सामने लाया मैं ताकि इसमें ये देख सकूं कि एक्चुअली चल क्या रहा है, आप लोगों को चाहिए क्या, कौन कौन सी चीजें इसमें। तो देखो ये जो है एसिटिलीन सिलेंडर, इसमें नोजल पंप है, मतलब यहाँ पर लगे रहता है फ्यूल पंप, फ्यूल इंडिकेटर, और रेगुलेटर पंप रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, जो यहाँ पर तीन अलग अलग सुइयां जो बनी हुई है, इनका काम ही है कि ये रेगुलेटर किस प्रेशर पर है, कितने गेज में है, और टैंक के अंदर, सिलेंडर के अंदर अब कितनी वैल्यू बची है। ये तीनों चीजें तीन अलग अलग लेवल में काउंट करती है। अब क्या है, नॉर्मली इनको हम नॉर्मली भाषा में अगर देखा जाए तो घड़ियां बोलते हैं कि बोले यार एसिटिलीन की घड़ी और ऑक्सीजन की घड़ी। और सब दोनों में एक चीज हमेशा याद रखना कि एसिटिलीन का अगर इंडिकेटर है या रेगुलेटर है तो ये ऑक्सीजन के टैंक में कभी एडजस्ट नहीं होगा और कभी नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम होता है और दोनों की वर्किंग फंक्शन अलग है, यानी वर्किंग फंक्शन अलग अलग है दोनों के। तो ऑक्सीजन गैस वॉल्व, देखो जो ये ऊपर जो ऑक्सीजन गैस वॉल्व बना हुआ है, ये ऑक्सीजन गैस वॉल्व प्रेशर को कम और ज्यादा काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीजन सेफ्टी वॉल्व, हर जगह आपको सेफ्टी वॉल्व बहुत कंपलसरी चीज है। या तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो या कार्बोक्सिल सिलेंडर मतलब एसिटिलीन सिलेंडर ले लो। और हमेशा याद रखना कि एसिटिलीन सिलेंडर जो है तो ये छोटा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा लेंथ में। अब मेन मैटर जब आया आपका नोजल और जो टॉर्च है, तो टॉर्च में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर से हम जो घड़ियां लगी हुई है, इसे रेगुलेटर जो लगी हुई है, फ्यूल रेगुलेटर, तो ये रेगुलेटर्स में हम प्रेशर सेट कर देते हैं। क्योंकि देखो क्या हो रहा था, नॉर्मलाइजिंग जो थी, नॉर्मलाइजिंग वाले में हम कितना कर रहे थे, 50 नेचुरल, तीन टाइप्स की आप यूज कर रहे थे। तो जो नेचुरल फ्लेम था उसमें रेशो कितना था, 50-50 था, और इसका टेम्परेचर कितना था, 3239 डिग्री सेल्सियस। ठीक। हाँ, सेकंड कितना था, दूसरी वाली फ्लेम क्या थी, कार्बोराइजिंग फ्लेम थी। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या हो रहा था, कार्बन का परसेंटेज ज्यादा था, मतलब एसिटिलीन का ज्यादा था, ऑक्सीजन का वैल्यू कम थी। तो ऑक्सीजन की वैल्यू अगर कम है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, बताया था मैं। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने का काम ये जो रेगुलेटर घड़ियां है, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो घड़ी घड़ी बोल के ही यूज की जाती है इनको, ये ऑक्सीजन की घड़ी और एसिटिलीन की घड़ी। और एसिटिलीन अगर नहीं मिलता तो वहां पे एलपीजी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। अगर एसिटिलीन नहीं मिल पा रही है तो उस टाइम पे एलपीजी के सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर सस्ते मिल जाते हैं। बट ये जुगाड़ टेक्निक है, क्योंकि वो लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से एलपीजी घुसाया जाता है। क्योंकि एलपीजी गैस जो है वो सिर्फ घरों में उपयोग के लिए, मतलब सरकार से ऑथराइज्ड सिर्फ घरों में उपयोग के लिए, इसीलिए यही मैटर।
तो क्या होता है कि फिर तीसरा वाला जो था आपका ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम थी, तो इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा थी, नाम पे जाना बस। और ये अब इनका उपयोग भी क्यों था बताया था मैं। तो क्या होता है कि सारी चीजें जब दोनों का हम प्रेशर सेट करते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का, तो इनकी जो प्रेशर घड़ियां है, इन घड़ियों से यहाँ से हम ये जो ऊपर प्रेशर वॉल्व दिए हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल्व और इधर गैस सिलेंडर वॉल्व, रेंच जो दिया हुआ है दोनों के अलग अलग, तो इन सब चीजों से हम पहले ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का प्रेशर सेट करते हैं। दोनों का प्रेशर सेट होने के बाद नोजल के इस एरिया में आता है टॉर्च के, ऑक्सीजन वॉल्व और एसिटिलीन वॉल्व टॉर्च के कंबसन एरिया में आता है, और कंबसन एरिया में आने के बाद में नोजल पे जाता है। तो जो ये सेंटर वाला जो एरिया है अभी जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये एरिया हो गया टॉर्च का कंबशन एरिया। यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों के पाइप एक जगह जाके मिल जाते हैं। उसके बाद जो प्रेशर आता है ये इस नोजल पे जाता है, और इस नोजल पे प्रेशर आने के बाद में नोजल का जो टिप है, नोजल की जो पॉइंट है, नोजल की पॉइंट होती है पीतल की, ब्रॉस की। अब ब्रॉस की ही इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ब्रॉस क्या है, मिश्र धातु है। किसका है? पीतल जो है तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का। तो तांबे का प्रेशर जो ब्रास का जो उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम लोग, बर्तन बनाने में करते हैं नॉर्मली। क्यों करते हैं? क्योंकि उष्मा का अच्छा चालक हो जाता है, ऊपर से स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, प्रेशर रेजिस्टेंट होता है, और हाई टेम्परेचर में भी वर्क किया जा सकता है। ये जो नोजल होते हैं ये ब्रॉस के बनाए जाते हैं। अब अगर प्योर तांबे के बनाए तो तांबे का गलनांक 910 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका 910 पे गर्म होने के बाद में वो पिघलने लगेगा। अगर आप लोहे का भी बनाते हैं तो लोहे का क्या होगा, लोहे का 1530 डिग्री सेल्सियस, तो 1530 पे पिघल जाएगा। पर जबकि हमारा गैस आर्क वेल्डिंग जो है, गैस फ्लेम वेल्डिंग है, तो इसमें टेम्परेचर हम कितना जनरेट करते हैं मिनिमम, जो भी बताया था मैं, 3030 डिग्री सेल्सियस। जिसके कारण वेल्ड पूल बनता है। और वेल्ड पूल क्या होता है ये चीजें मत भूलना। वेल्ड पूल क्या था? वेल्ड पूल था कि ताकि जिस जगह पे वेल्डेड मेटल पिघल के जमा हो जाती है, उस पूरे पोर्शन को वेल्ड पूल कहते हैं। और वहां पे ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस ना हो, इसीलिए हम क्या मिलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस से बचने के लिए वहां पर हम क्या मिलाते थे? फ्लक्स। फ्लक्स की कोटिंग किए थे ना। हाँ, आपकी जो वेल्डिंग रॉड थी इस पर फ्लक्स की कोटिंग थी ना। और फ्लक्स का काम, हाँ, फ्लक्स का काम ही क्या था कि जो वेल्डिंग पूल वाला जो एरिया बना है उस पर कवर हो सके। तो इस टॉर्च के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हम सिर्फ एक टॉर्च ले रहे हैं, तो ये टॉर्च का काम क्या कर रहा है, धातु को पिघला रहा है। और दूसरे हाथ में आपके क्या होता है, लेफ्ट हैंड में टॉर्च रहेगा, तो राइट हैंड में आपकी फिलर मटेरियल रहेगा, क्योंकि फिलर रॉड लगेगी ही। ऐसा तो है नहीं कि आपकी फिलिंग रॉड लगेगी नहीं। हम्म क्या? क्योंकि वेल्डिंग कर रहे हैं तो फिलर मटेरियल लगेगा, सिर्फ फ्रिक्शन वेल्डिंग में नहीं लगता। और फ्रिक्शन वेल्डिंग कहाँ होती है? हम्म क्यों पंकज, फ्रिक्शन वेल्डिंग कहाँ होती? फ्रिक्शन वेल्डिंग कितनी बार बताया कि फ्रिक्शन वेल्डिंग किस जगह करते हैं हम? जहाँ पे इनसाइड इनसाइड इनसाइड
फ्रिक्शन वेल्डिंग इनसाइड नहीं, फ्रिक्शन वेल्डिंग हम किसके थ्रू करते हैं ये पूछ रहा हूँ। लेथ मशीन। हाँ, लेथ मशीन के थ्रू हम फ्रिक्शन वेल्डिंग कर पाते हैं आसानी से। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि लेथ मशीन के बारे में ही एक ही चीज क्या है लेथ मशीन के लिए कॉमन वर्ड, मदर ऑफ ऑल मशीन्स। हाँ। अपने अपने माइक ऑन रख लो, तीनों ही हो, तीन तीन में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सारे लोग अपने माइक ऑन रख सकते हो। सीरीज में। हाँ सर बड़ी उसमें देर बाद खुला है मेरा ये, आज क्या, पूरे की एब्सेंट लग, आज पूरा एब्सेंट लग गया है, प्रॉब्लम हो गई थी, फोन दूसरा लेके मैंने कनेक्ट कर रहा अरे हूँ। तो देखो यार, अगर कोई भी क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो मेरी क्लास में ज्वाइन हो जाना। सत्य प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं चला। अरे सर गुड मॉर्निंग ही चलेगा, आपकी क्लास हो गई। हो गया गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या निकला है सिलेंडर? हाँ ये वेल्डिंग, वेल्डिंग के ही बारे में चल रहा था। गैस वेल्डिंग वाले। गैस वेल्डिंग का, तो वही बता रहा था कि जब टॉर्च में जाता है तो अब इसमें भी हमें, जभी की वेल्डिंग में क्या बताया था, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में आप लोगों को दो टाइप से पोलैरिटी करते हैं, एक रिवर्स पोलैरिटी और दूसरी स्ट्रेट पोलैरिटी। तो देखो वैसा ही यहाँ पर भी करते हैं, एक होता है इसमें लेफ्ट हैंड वेल्डिंग, दूसरा राइट हैंड वेल्डिंग। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब ही है कि आप जो टॉर्च यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग टॉर्च, ये जो वेल्डिंग टॉर्च रखा हुआ है आपका, ये वेल्डिंग टॉर्च आपका, इसका नोजल को लेफ्ट हैंड अगर यानी राइट हैंड में पकड़कर लेफ्ट साइड मूवमेंट दे रहे हैं, अगर आपने राइट हैंड में वेल्डिंग टॉर्च को पकड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लेफ्ट हैंड में आपको फिलर रॉड को पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग दोनों में फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जब आप कर रहे हैं, आर्क जनरेट कर रहे हैं, तो फिलर मटेरियल आपका एनोड और कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल किस टाइप से यूज कर रहे हैं। आप अगर ज्यादा मोटी धातु या फिर मतलब ज्यादा मोटी सीट पे अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव शीट को बनाना पड़ेगा, मतलब आपके वर्कपीस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और वर्कपीस को अगर पॉजिटिव बनाए तो मतलब आपका जो फिलर मटेरियल है वो आ जाएगा नेगेटिव में। जैसे ये चीज जो मैं बताया था, एक मिनट कहाँ गया यार, एक और चीज मैं वही क्लास खोल रहा हूँ फिर से, जब भी वाला कुछ फोटोज ही ओपन करता हूँ। हाँ, ये जो चीज कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा। हाँ, तो ये पोलैरिटी के बारे में आया कि रिवर्स पोलैरिटी और स्ट्रेट पोलैरिटी आप लोग यूज कब करते हैं, इस बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि रिवर्स, आप लोग देखो इलेक्ट, वो तो हो गया गैस वेल्डिंग का था। अब ये मैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पे आया कि इलेक्ट्रिक आर्क जब जनरेट किए तो आर्क जनरेट करने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि दो टाइप की पोलैरिटी यूज होगी। वो भी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तो नहीं है कि हर समय आपके पास जो जॉब रहेगा, जो वर्कपीस रहेगा वो एक ही साइज का हो, कि पतला ही वर्कपीस या फिर मोटा ही वर्कपीस, डिपेंड नहीं करता कि आपके पास किस टाइप का वर्कपीस यूज किया जाएगा। तो ये रहता है कि जब आपके पास भारी वर्कपीस आ गया, मोटा आ गया, मतलब मोटी मोटी शीट को काटना है, जैसे अगर आपके पास लोहे का मटेरियल है, बहुत भारी भारी बड़े बड़े पाइप्स हैं, तो उनकी अगर कटिंग करना है, उनमें अगर वेल्डिंग देना है तो क्या करेंगे, देखो क्या है, भारी चीज है, बड़ी चीज है, तो आपको स्ट्रेट पोलैरिटी देना पड़ता है। और स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब ये है कि जो आपका वर्कपीस है इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भारी चीज है तो हमें उस पर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। देखो यार, पतली चीज है,
अब श्रेय जो है अपना, श्रेय के पास ताकत कम है, पर वहीं पंकज के पास ताकत ज्यादा है ना। तो नहीं क्यों रे मोटे? डिपेंड ये होता है कि पर्सनालिटी के बेसिस पे इनमें, तो वही चीज है कि अगर ज्यादा ताकतवर इंसान है तो ज्यादा ताकतवर इंसान क्या करेगा, उसको भैया भूख भी ज्यादा लगेगी। भूसा ज्यादा तेज मारेगा। हाँ, और उसे भूख भी, क्योंकि अभी तो उसको खाना भी चाहिए। तो हम टेम्परेचर देके क्या कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, गर्मी देके क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तो वो जब मतलब भारी अगर वर्कपीस है, मोटा वर्कपीस है, तो आप लोगों को उसको, हमें अब देखो वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करने के लिए क्या होता है कि उसको हमें पिघलाना पड़ता है, धातु को पिघला रहे हैं। अब पिघलाने के लिए चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक आर्क से। अब इलेक्ट्रिक आर्क के लिए मैंने इलेक्ट्रिक आर्क में ये डेफिनेशन है आपके पास इलेक्ट्रिक आर्क की, इलेक्ट्रोडों के मध्य हवा में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान हवा के थ्रू, मतलब जो आपका 3 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर डिस्टेंस, 3 से 5 मिलीमीटर के जो डिस्टेंस में अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक दूसरे के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट कर दे, तो ये सारी चीजें क्या करता है वो लोग वहां पे, फिर दोनों इलेक्ट्रोड अगर आ गए, वहां पर आपके इलेक्ट्रोड्स में 3 से 5 mm का अगर गैप है, 3 mm के गैप पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है दोनों इलेक्ट्रोड से, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये नॉर्मली जुड़े होते हैं 250 से 400, 250 एम्पियर और 400 एम्पियर पर, क्योंकि नॉर्मली वेल्डिंग मशीन देखे होंगे कि 250 एम्पियर और 400 एम्पियर की मशीनें आती हैं। तो हमें फ्लक्स क्यों यूज किए थे पंकज, बताओ। फ्लैक्स हाँ, ज्वाइन करने के लिए धातु को। फ्लक्स धातु को ज्वाइन करने के लिए नहीं, फ्लक्स का उपयोग किए थे कि जो पिघली हुई धातु है उसकी ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए। हाँ फ्लक्स क्या था, कोटिंग थी, कवर था, हाँ फ्लक्स का काम ही कवर था, कवरिंग कर रहा है। तो कवरिंग करने के कारण क्या था कि वो फ्लक्स ने कोटिंग दिया हमें। ये देखो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फ्लक्स का, ये प्राय फ्लक्स कोटेड कोर वायर होते हैं। फ्लक्स का काम क्या हो रहा है, देखो फ्लक्स पिघली अवस्था में फिलर मीटर को वायुमंडलीय दबाव से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब वायुमंडलीय दबाव में क्या हो रहा है, देखो आपके पास ऑक्सीजन आ ही रही है, नाइट्रोजन आ रही है, तो ये क्या करती है, ये पिघली हुई धातु से क्रिया करके जल्दी से जल्दी उसमें जंग बना देती है। पिघली धातु है, नर्म है, अब नर्म चीज पर अगर ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो सीधा जंग लगेगा। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, वेल्ड पूल के आसपास एक लेयर बना देता है जिसका वो वायुमंडल से कनेक्शन तोड़ देता है। ये टेम्पररी होता है, क्योंकि ये परमानेंटली चिपकता नहीं है, हल्का हल्का बाद में फिर देखे होगे वेल्डिंग होने के बाद में वो लोग ठोकते हैं, वेल्ड करते हैं तो उसके बाद थोड़ा ठोक देते हैं जगह को सूखने के बाद। तो सूखने के बाद क्या होता है, वो सूख गई, फ्लक्स गिर जाता है, मतलब हल्की सी जो पतली सी लेयर बनी है वो हट जाती है। अब मेन मैटर था कि मैं पोलैरिटी पे आया था कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी का मैटर क्या है। तो देखो रिवर्स पोलैरिटी में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ये याद रखना, स्ट्रेट मतलब भैया डायरेक्ट ताकत देना है। मतलब ज्यादा तगड़ा इंसान है, ताकत ज्यादा लगेगी। और अब ताकत ज्यादा लग रही है मतलब क्या करेंगे हम, ताकत ज्यादा लग रही है मतलब सीधी बात है कि उसको पॉजिटिव चार्ज देंगे। और पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये है कि उसको 66% एनर्जी हम हीटिंग दे रहे हैं। अब देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जो है, जो प्लस पॉइंट है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है उस पर 66% टेम्परेचर हाई रहता है। अब अगर इतने हाई टेम्परेचर मतलब क्या हो रहा है, देखो वेल्डिंग में क्या हो रहा है, नॉर्मली तुम
3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर रहे हो, उसमें 66% आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे है और 34% आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे है। क्या हो गया आदित्य? जूम इन नहीं जूम आउट करिए ना, स्क्रीनशॉट कर लूं। हाँ, अच्छा हाँ, नहीं तो ये मैंने ग्रुप में डाल दिया हूँ, ग्रुप में फोटो पहले ही भेज दिया था मैं, ये वाली टेंशन अच्छा ना लो। ठीक है। हाँ, इस स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से फोटो भेज दिया है, मिल भी जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी पे मैं सुबह से यही चीज इसीलिए भी क्लियर कर रहा, ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए कि हो क्या रहा है। मतलब देखो, ज्यादा मोटी लेयर है, उसकी वेल्डिंग करना है, तो उसको हमको ज्यादा पिघलाना पड़ेगा। जैसे एक साइड लोहे का है और एक साइड एल्यूमिनियम का है रॉड, तो एल्यूमिनियम की चादर अगर है तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम की चादर जल्दी पिघल जाएगी। हम्म, बोलते जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुछ बोलते जाओ। ठीक। तो इसमें ये है, जैसे तो एल्यूमिनियम की चादर है, उसको कम टेम्परेचर भी दिए तो पिघल जाएगी, और लोहे की चादर है तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा पिघलाने के लिए। मोटी चादर है, मोटा है, भारी है, तो इन सब चीजों से हमको सेफ करने के लिए क्या करते हैं, हम टेक्निक ही बदल देते हैं। तो टेक्निक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि हमें आर्क तो जनरेट करना है, पर इतने टेम्परेचर तक करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं एक दे रहा हूँ, और एक पेज स्क्रीन, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक आर्क ना, नहीं, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए जैसे गैस वेल्डिंग में हम नॉर्मली सिर्फ वेल्डिंग मतलब दो पाइप के थ्रू ही नहीं लेते, जो वहां पर इस इमेज में जो मैं दिखाया था। हम्म हम्म, हाँ। कहाँ गया एक इमेज जो मैं इससे पहले जो इमेज चल रही थी कि दो वेल्डिंग है, वेल्डिंग टॉर्च में डायरेक्ट उसने कनेक्शन दिया और वेल्ड कर लिया, ये चीज चल रहा था ना। हाँ। हाँ, कहाँ गया, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ। चलो मैं, ये तो इन्वर्टर टाइप का क्या है ये? हाँ बता रहा हूँ, मैं इमेज के थ्रू ही दे रहा हूँ। कहाँ गया इमेज? वो है क्या सर, वेल्डिंग में जो फंसाते हैं एनर्जी के लिए? नहीं बता रहा हूँ ना, ये जो मशीन जो है ना, वो था आपका फोटोज गैलरी। देखो, हम लोग अभी क्या देख रहे थे, ये चीज, इस चीज में इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन टॉर्च, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। हम्म, हाँ। एक एसिटिलीन सिलेंडर, दोनों से जो होस पाइप, अब जो दोनों सिलेंडर जो कनेक्टेड है, ये हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से हटके अपना गैस आर्क वेल्डिंग पे आ गए। हम्म, मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज जहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वहां पर दिखा दिया था इलेक्ट्रिक का। तो गैस आर्क में क्या कर रहे थे हम कि दोनों से जो पाइप, जिस पाइप के थ्रू अपना नोजल, मतलब ये जो सिलेंडर्स है, दोनों सिलेंडर जिस पाइप के थ्रू नोजल से कनेक्ट है, ये नोजल है, वेल्डिंग नोजल, तो इस नोजल से ये जो पाइप है, इस पाइप को बोलते हैं हॉस पाइप। और हॉस पाइप का काम ही होता है कि वो दोनों जो अपना ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों को जिस प्रेशर से बढ़ाती है। हमने प्रेशर, हाँ जिस प्रेशर से प्रेशर वॉल्व के थ्रू हमने उन्हें रिलीज किए, तो रिलीज करने के बाद ये हॉस पाइप टॉर्च में इस जगह पे, टॉर्च का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस जगह पर वो
दोनों गैस को माउंट कर देता है, मतलब मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद टॉर्च के हेड से, जो, हेलो, टॉर्च हेड से गैस रिलीज करता है, और गैस रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है, अंदर से ऑलरेडी ऑक्सीजन आती है और एसिटिलीन आती है। सत्य प्रकाश जी क्या लिख रहे हैं? राधे राधे। कुछ एडिट कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी? सर हाँ सर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं ना, जो ये क्या नाम से पेंसिल जैसे बना है, इसमें इसको हाँ यूज किए तो इसमें से ऑप्शन कहाँ? आ जाते हैं क्या चाहिए, फिर इसके जरिए ऐसे अच्छा, समझा सकते हैं इसे। हाइलाइटर का ना? नहीं तो हम्म। पेन, पेन के बजाय मैं हाइलाइटर यूज कर सकता ना, कि जैसे ये ये लिए। जो पोर्शन है। हाँ। अरे सर, हम्म। ये कर दिए है ना। नहीं, नहीं तो पेन की जगह ये हाइलाइटर यूज कर सकते हैं आसानी से, ये भी चीज है। हाँ, तो इससे ये समझ में आ जाता है कहाँ पास टॉपिक चल रहा है। हाँ, कि नहीं इसमें सर जो, ठीक है। तो मैं वही चाह रहा था कि क्या हो रहा था कि जिस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ उसको जूम कर दे रहा था। जी, तो फिर ज्यादा हम्म। समय लगता है। हाँ। ज्यादा समय लगता है। नहीं ठीक है, चलिए ऐसे ही करते, कोई दिक्कत नहीं। जी। एरो बना दीजिए, क्या चाहिए? हाँ। लाइक दिस। हम्म। हाँ ये चीज आ गया, आदित्य मिश्रा सही है। पर ये चीज जो था, अब जैसे एरो जिस जगह पर आ रहा है, अब आदित्य ने जो एरो डाल दिया है, मैं उसी में जूम इन करके करना कि ये जो पोर्शन है, हम्म, ये एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों को, अब देखिए, हम हर समय तो यहाँ से, मतलब इन नोजल जो ये घड़ियां है, इन नोजल घड़ियों से हम तो हर समय मेंटेन नहीं कर सकते प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर एक बार 30 बार के लेवल में हम कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमें कार्बोराइजिंग वेल्डिंग करना है तो एसिटिलीन की वैल्यू ज्यादा करना है, ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग करना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर रहता है इसको हाई कर देते हैं। और जी। नॉर्मल अगर रख रहे हैं, मतलब नेचुरल वेल्डिंग करना है, तो हमें दोनों सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का प्रेशर सेम रखना पड़ता है। तो मेन मैटर है कि अब देखिए, सिलेंडर और नोजल, इन दोनों के बीच में हॉस पाइप रहता है, और ये हॉस पाइप के, अब अगर वेल्डिंग कर रहा जो बंदा है, ये बंदा सिर्फ नोजल को पकड़ के रहता है, ये बंदा बार बार न जाना पड़े और दो लोग ना लगे एक ही काम के लिए, कि बार बार सेट कर रहे हैं, हमें प्रेशर सेट करना है, यहाँ का प्रेशर वॉल्व से ऑक्सीजन अगर कम करना है तो ऑक्सीजन का, तो इन सब चीजों से बचने के लिए उस, हाँ बोलिए। हेलो। यस सर। नहीं मुझे लगा सत्य प्रकाश जी कुछ बोले। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं कि इस हॉज पाइप पे, इस हॉज पाइप का जिस नोजल के जिस सेंटर पे कनेक्शन होता है, यहाँ पर भी हम टॉर्च वॉल्व लगा दिए रहते हैं। तो जो ब्लू कलर का वॉल्व होता है, ब्लू कलर का जो वॉल्व होता है ये ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है, और येलो कलर का जो वॉल्व होता है वो एसिटिलीन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी ये जो नोजल के जो वॉल्व्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जो नोजल के जो वॉल्व दिख रहे हैं इस जगह पे जहां मैं हाईलाइट किया हूँ, हम्म, यस सर। हाँ, तो इन दोनों जगह पे, यहाँ पर, हम्म, हम्म, ये देखिए, ये हो रहा है एसिटिलीन वाला, हम्म, तो जो एसिटिलीन वाला जो वॉल्व है, एसिटिलीन वाला वॉल्व का कलर येलो होगा, मतलब जो नोजल आएगा, हाँ सही है आदित्य, एसिटिलीन वाला जो वॉल्व का नोजल होगा ये येलो कलर का होगा। अब इसमें क्या रहेगा कि उसे बार बार, मतलब जो भी वर्कर है, जो भी बंदा काम कर रहा है, उसको बार बार सेट करने के लिए सिलेंडर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, मतलब दोनों सिलेंडर ऑलरेडी दूर है,
तो दोनों सिलेंडर की ओर उसे ना जाना पड़े, इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं कि जो उसके पास टॉर्च की दिया होता है, अब टॉर्च की टिप मैं बताया था, टॉर्च की टिप किस चीज की बनी है? ब्रॉस की। ब्रो ब्रॉस और ब्रॉस ब्रॉन्ज की। हाँ, यस ब्रॉस की बनी होती है। अब ये ब्रॉस की क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखो, अगर प्योर कॉपर की यूज की है तो कॉपर का जो गलनांक है वो 910 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या होगा कि कॉपर आपका जल्दी से गल जाएगा, और हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? 3000 के ऊपर, 3500 तक जाता है। क्योंकि हमें जब, देखो, नॉर्मल वेल्डिंग अगर कर रहे हैं तो नॉर्मल वेल्डिंग में आपको टेम्परेचर कितना दे रहे हैं? 3239 डिग्री सेल्सियस। नेचुरल वेल्डिंग में, जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन 50-50% दे रहे हैं आप। इसके बाद वाला जो प्रोसेस है आपका, ये था सेकंड, कार्बोराइजिंग वेल्डिंग। कार्बोराइजिंग वेल्डिंग का उपयोग कब कर रहे हैं आप? इसमें जो आपका जो टॉर्च से फ्लेम निकलेगी, तो इस फ्लेम की लेंथ कम होती है कार्बोराइजिंग वेल्डिंग की, और ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग जो होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है। पर कार्बोराइजिंग वेल्डिंग की क्या होता है, 3 अलग अलग लेयर बनती है। इनर कोर, आउटर 3 अलग अलग लेयर्स बन रही है। एक होता है उसमें इनर कोर, जो सबसे ब्लू एरिया होता है, सबसे ज्यादा ब्लूइश एरिया, जिसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, मतलब नोजल के एकदम करीब वाला है एरिया। जैसे आप इस जगह पे अगर चल रहे हैं नोजल के, मतलब सॉरी, हाँ, इस जगह पे, तो यहाँ पर एकदम नोजल के जो सबसे पास वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, आपको सबसे हाई टेम्परेचर मिलेगा कार्बोराइजिंग वेल्डिंग में। पर कार्बोराइजिंग वेल्डिंग टोटल अपने को कितना, 39 डिग्री सेल्सियस, 39। और जो नेचुरल वेल्डिंग या नॉर्मल जो फ्लेम है, नॉर्मल फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, ये कितना, 30 to 39 दे रही है, मतलब 3239 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका Yes. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा आ रही है, मतलब ऑक्सीजन प्रेशर जो आप 30 के लेवल में दे रहे थे वो 50 प्लस देंगे। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा देंगे आप। तो ऑक्सीजन की मात्रा आप सिर्फ सॉरी सिलेंडर से ही ज्यादा ना देना पड़े, इसीलिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ऑक्सीजन घड़ी है, ऑक्सीजन घड़ी से एक बार प्रेशर सेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन टॉर्च वाला जो पोर्शन है, इसका जो नोजल है, इसका जो वॉल्व है, दोनों जगह आपको दिख रही होगी, हाईलाइट करके रखा हूं। तो Yes. जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन टॉर्च के लिए जो प्रेशर है, प्रेशर वॉल्व है, इस प्रेशर वॉल्व से भी हम प्रेशर को हाई करते हैं, इससे प्रेशर सेट करेंगे। और सेकंड जो है आपका एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन का प्रेशर आप कर देंगे कम, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा देंगे, एसिटिलीन का प्रेशर कर देंगे कम। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। ऑक्सीजन ज्यादा आने से क्या होगा कि जब आपका फ्लेम जलेगा, मतलब नोजल पर जब फ्लेम जलेगा, तो आपकी फ्लेम लंबा फ्लेम बनेगा, टोटल रेड येलो, बट बीच वाला जो पोर्शन होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन, ये आएगा ब्लू, मतलब इस टाइप से फ्लेम बनेगा। अंदर ही अंदर हाँ, जैसे पहला फ्लेम बनेगा, मतलब अंदर आएगा आपका ब्लू, ब्लू आएगा, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा ये थोड़ा सा येलो आता है, तो लंबी फ्लेम बनती है। अब क्या हो रहा है, जो देखो, सर थोड़ी थोड़ी व्हाइट लेयर जो बनती है उसके सर्कल में, नोजल के सर्कल में, वो नहीं, यहाँ पर नोजल के सर्कल में सेंटर में व्हाइट लेयर नहीं बने इतना, नहीं, जो आउटर आउटर बिल्कुल आउटर। आउटर में येलो लेयर बनती है और बाद में रेड होने लगती है।
एकदम हाँ जो हाँ आउटर हाँ पे रहता है वो रेड हो जाती है। जो वो वहां बाहर पे, एकदम लास्ट में हाँ निकलती है। हाँ, तो उस जगह पे सबसे कम टेम्परेचर होता है। अच्छा हम्म सर गैस जला के दिखाऊं क्या क्यों? लाइव ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो देखो देखो। एक मिनट हम्म एक मिनट कहाँ गया? क्या हो गया? कुछ नहीं। पोस्ट कर रहे हो क्या? नो सर। अच्छा। हम्म तो ये सारी चीजें हैं, इन दोनों को हम सेट करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन एसिटिलीन का। अब इसमें एक और चीज, मैं एक वर्ड क्या बढ़ाया था, डेटोनेशन। वेल्डिंग तो बताया था, पर एक और शब्दावली कौन सी यूज की जाती है, डेटोनेशन। डेटोनेशन के बारे में सोचे कभी, कुछ कभी सुने ना? हेलो, अरे बाकी लोग कहाँ गए? सुन रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, बाकी लोग किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था ना। पंकज, सब मोबाइल रख। सर मेरा लाइव चल हो रहा ही है। नहीं रहा है। शांति आ गई क्लास में। हाँ हाँ हाँ, शमीम आ गया। सुन रहे हैं। तो वही चीज है कि डेटोनेशन के बारे में ये चीज बताया था। अब ये सारी चीजें तो आपको, जो 3 टाइप्स के आप फ्लेम यूज किए थे, ऑक्सीडाइजिंग, नेचुरल और कार्बोराइजिंग, तो तीनों फ्लेम में सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कौन दे रहा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दे रहा है। कितना दे रहा है? 3400 के ऊपर देता है। हम्म 35 हाँ मान लो। हाँ, 3400 मान लो। और जो आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम है, ये कितना टेम्परेचर दे रहा है? 3200। नहीं, कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है 3000। अच्छा नेचुरल, सॉरी। हाँ, नेचुरल फ्लेम 3200 दे रहा है। हम्म? तो ये 3 टाइप्स के फ्लेम इससे जनरेट होते हैं। चौथा फ्लेम एक और होता है, उसका नाम होता है डेटोनेशन। तो डेटोनेशन देखो, अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग? वेल्डिंग कर रहे थे, मतलब चीजों को जोड़ रहे थे। हाँ, चीजों को जोड़ना था। बट अब ऑक्सी एसिटिलीन से डेटोनेशन भी तो करेंगे, कटिंग भी तो करेंगे। मतलब अगर एक्स्ट्रा पार्ट आपका जुड़ गया है, जिसको आप हेक्सा के थ्रू, सारी चीजों को तो आप हेक्सा और कटर के थ्रू काट नहीं सकते। मोटी मोटी अगर लेयर्स, अगर आपके पास 5 mm से 10 mm तक की थिकनेस वाली अगर मोटाई की आपके पास, मतलब शीट आ गई, मान लो 10 mm या 20 mm की थिकनेस की शीट है आपके पास में, हेक्सा अवेलेबल नहीं है उस टाइम। किसी भी वेल्डर के पास में, किसी भी वेल्डिंग जो कर रहा है उस बंदे के पास में चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो वो क्या करता है यहाँ पर इस इन सब चीजों के लिए जो हम क्या कर रहे थे, देखो, मैं इरेज कर दे रहा हूँ सारी चीजें। हाँ, पेन, हाइलाइटर। अब हम जब डेटोनेशन यूज करेंगे, तो डेटोनेशन यूज करने के लिए देखो, ये एक हाईलाइट किया और ये दूसरा हाईलाइट किया हूं। इन दोनों जो हम जो ऑक्सीजन घड़ी लगाए हैं और एसिटिलीन की जो घड़ी लगाए हैं, इन दोनों का प्रेशर 70+ कर दिया जाता है। प्रेशर भी याद रखते जाना कि किसका प्रेशर कितना रखेंगे। इसमें भी एसिटिलीन का प्रेशर कम रखते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रखते हैं। मतलब लेयर जो, हाँ, आप जो आप जो लेयर बनाएंगे, इन दोनों घड़ियों से जो लेयर बनाएंगे, इन दोनों घड़ियों से जो आप लेयर्स बन रही हैं, तो उसका काम क्या होगा? 70+ रखना। हाँ, तो उन, अब देखो, हर एक चीज के लिए आप लेयर्स बनाना है। दोनों घड़ियां क्या कर रही है? प्रेशर को सेट करने का काम करती है। तो इन दोनों घड़ियों के जो प्रेशर जितने भी सेट हो रहे हैं, तो
हमें जब भी कटिंग करना है, कटिंग करना है तो क्या कर रहे हैं, डेटोनेशन यूज कर रहे हो। डेटोनेशन का काम ही होता है हाई प्रेशर। डेटोनेशन एक वर्ड याद रख लो या फिर लिख लोगे हल्का सा उसके बारे में। वैसे मैं जो इमेज भेजा हूँ एक, उस पे सबसे लास्ट लाइन में डेटोनेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा हूँ। तो डेटोनेशन का मतलब ये है कि हमें हाई प्रेशर जनरेट करना है, और उस हाई प्रेशर से हमें जो मोटी मोटी शीट दी गई है, मतलब 20 mm, 25 mm, 30 mm, कभी कभी 50 mm की शीट रहती है, तो उनकी कटिंग अगर करना है तो हमें देखो, अब पतली शीट है, मान लो अगर 5 mm की है या 3-4 mm की शीट है, इसके लिए अगर हम डेटोनेशन यूज कर रहे हैं, मतलब कटिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर हमारे लॉजिक पे जाना कि अगर पतली शीट है टेम्परेचर कम चाहिए, और टेम्परेचर कम चाहिए तो हमें किसके पास जाएंगे, हम कार्बोराइजिंग फ्लेम के पास जाएंगे। मोटी शीट है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के पास जाएंगे। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए क्या करें, एसिटिलीन का प्रेशर ज्यादा रखेंगे, ऑक्सीजन का प्रेशर कम रखेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए क्या करेंगे, एसिटिलीन का प्रेशर कम कर देंगे, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा देंगे। तो जो आपका बड़ा सिलेंडर है जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू और ब्लैक में आता है हमेशा। जो आपका ये सिलेंडर आएगा ये ब्लू और ब्लैक में आएगा हमेशा से, ऑक्सीजन का। इसका नोजल ब्लू होगा, बाकी सिलेंडर टोटल ब्लैक होगा। और जो आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए जो आएगा, मतलब एसिटिलीन सिलेंडर आएगा, ये येलो कलर का सिलेंडर आता है। और इसका जो नोजल है, ये नोजल भी आपका येलो ही होता है, मतलब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी येलो ही होगा आपका। यहाँ पर जो वॉल्व है, ये वॉल्व भी येलो होगा आपका। अरे किसका है इतना बुरा वाइब्रेशन। तो ये सारी चीजें हैं, और इन चीजों को आपको ना लेके ही चलना पड़ेगा कि बोले हाँ यार, कि इस टाइप से हमें समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ कुछ लड़के मुझे लग रहा है कि ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद बस ज्वाइन करके रख देते हैं, फिर हट जाते हैं। कौन? जैसे हाँ, आदित्य भी निकल लिया। तो पंकज और शमीम, ये बताओ कि वो दोनों चीजें जो, मतलब दोनों का अंतर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। फ्लेम्स मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, इन तीनों का अंतर समझ में आया कि नहीं। और गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, इन दोनों में हम किस टाइप्स के आर्क और फ्लेम जनरेट करते हैं और क्यों करते हैं, अलग अलग टाइप्स की, ये चीज समझ में आई कि नहीं। दोनों थोड़ा सा बोल दो। मेरे थोड़ा समझ में आई सर अभी, क्योंकि मैं भी आया था लास्ट टाइम। हाँ, अभी और जब भी वाली पढ़ूंगा जो क्लास में आप थे। खोजे थे। हाँ, पहली वाली में और हाँ समझ में आया था जो पहले लिए थे। हाँ, तो वही चीज है कि आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और बात रही न्यू टाइप्स पढ़ना है या ये वो, तो न्यू टाइप्स के लिए आप लोग ना, जो बुक है आपकी उसी से कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो मे बी कभी कभी मैं पीडीएफ मांग लिया करूंगा किसी टॉपिक की, अगर बता देना कल पंकज वल अगर के पास कोई है और टॉपिक। पीडीएफ फाइल लगता है। हाँ सर। पंकज के पास है पीडीएफ फाइल। पंकज हाँ हाँ, ग्रुप में भेजिएगा। हम्म। फिर तो दूंगा, हो गया।